अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो यूरिक एसिड के लिटरेचर को डिस्कस कर लेते हैं। और लिटरेचर अगर आपको समझ में आ गया तो टेस्ट लगाना भी आपको आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली आर कैम डायग्नोस्टिक की कंपनी है, इसका एक लिटरेचर है। ठीक है, और इसी तरीके से सॉरी, हमारे पास इसकी रिएजेंट की किट होती है, जो कि यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, ये वाली किट। ठीक है, इसके अंदर कैलिब्रेटर भी होता है और रिएजेंट भी प्रेजेंट होता है। तो एक लैब साइंटिस्ट हो या लैब टेक्नोलॉजिस्ट को या टेक्नीशियन को एटलीस्ट ये लिटरेचर जो है वो पढ़ना आना चाहिए कि ये लिटरेचर आपसे क्या कहता है। क्योंकि हर मर्तबा जब आपने टेस्ट परफॉर्म करना होता है, ये टेस्ट लगाना होता है, तो हर रिएजेंट या हर इंस्ट्रूमेंट्स की अलग से आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको इस लिटरेचर को पढ़ना आना चाहिए। कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अक्सर पूछते हैं बच्चे मुझसे कि अ, ये टेस्ट करना है हमने, तो हम कितना रिएजेंट लें, कितना सैंपल लें। तो सर ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आपके लिटरेचर के ऊपर। ठीक, जो आपको कंपनी ने एक लिटरेचर प्रोवाइड किया है, वो लिटरेचर आपने देखना है, और उस लिटरेचर से आपको पता चलेगा कि अ, जो है वो कितना आपने क्या लेना है। ठीक, तो इसके मैं सो फार अगर आप कहें तो मैं इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपके साथ समराइज़ करता हूँ। ये एक लिटरेचर है जिसमें उसने यूरिक एसिड के बारे में लिखा है कि ये एक डायग्नोस्टिक रिएजेंट है यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, और इसको हम 2 to 8 पे स्टोर करते हैं। जो कि ये देखें आप, मेरे पास यहाँ पे रेफ्रिजरेटर पड़ा है, तो मैं इस रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको स्टोर करके रखता हूँ। तो अभी मैंने एक टेस्ट लगाना था यूरिक एसिड का, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अच्छा, ये एंजाइमेटिक क्लोरीमेट्रिक मेथड है कि एंजाइम के ज़रिए से हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, लेकिन ये एट द एंड कलर प्रोडक्शन करता है और उसकी बेस पे इसकी कंसंट्रेशन फाइंड होती है। ठीक है, अब इस टेस्ट का जो मेन चीज़ है वो है प्रिंसिपल, कि ये मालूम कैसे होता है। तो सबसे पहले देखें कि इस टेस्ट में होता ये है कि जो सैंपल में पेशेंट के सीरम में, चाहे आप सीरम ले लें, प्लाज्मा ले लें, ठीक है, हेपरनाइज या ईडीटीए वाला, या यूरिन ले लें, तो इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? इनके अंदर मौजूद होता है यूरिक एसिड। वो यूरिक एसिड जो है वो क्या काम करता है? यूरिक एस एंजाइम की मौजूदगी में ब्रेक करता है, और उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एलेंटोइन बनते हैं। इसके अलावा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। यहाँ पे उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेंशन नहीं की। ओके, अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके साथ क्या होता है कि दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनती है, उसके साथ ये होता है कि वो DCFS यानी कि डाइक्लोरोफिनोल सल्फोनेट के साथ और 4 अमाइनो एंटीपायरीन के साथ रिएक्ट करती है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड DCFS और 4 अमाइनो एंटीपायरीन के साथ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से पेरोक्सीडेस एंजाइम की मौजूदगी में ये क्विनिनोमाइन डाई और वाटर बनाती है। ठीक, अब ये यहाँ पे उसने के से लिखा हुआ है, ये वैसे कुछ लोग के से लिखते हैं, कुछ क्यू से लिखते हैं। तो ये मोस्टली क्विनोनामाइन डाई जो होती है, ये कलर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ होती है 520 नैनोमीटर, और 520 नैनोमीटर के ऊपर हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा कलर प्रोड्यूस हुआ है, उतनी ज़्यादा उसकी, जितनी ज़्यादा क्विनोनामाइन बनी है, उतनी ज़्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसकी यूरिक एसिड की। क्योंकि जितना यूरिक एसिड है उतना क्या बना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्विनोनामाइन बनी। तो जितना आपका फर्स्ट वाली चीज़ ज़्यादा होगी, उतनी ही ये लास्ट वाली चीज़ ज़्यादा बनेगी। तो इनडायरेक्टली हम इसको इस तरह से मेजर करते हैं। देन मैं इसके ऊपर बात करता हूँ रिएजेंट। तो रिएजेंट इसका रेडी टू यूज़ है आरकेएम डायग्नोस्टिक्स का। इसमें जो रिएजेंट है उसमें आपको R1 R2 करके बनाना नहीं पड़ता, बल्कि ये चीज़ें ऑलरेडी एक ही रिएजेंट होता है जो रेडी टू यूज़ होता है, कि बना हुआ होता है, जस्ट यू विल हैव टू यूज़ इट। रिएजेंट को अपने 2 to 8 डिग्री पर स्टोर करना होता है। ये अगर एक दफ़ा रिएजेंट की कैप आप ओपन कर दें तो ये 1 महीने तक 2 to 8 यानी रेफ्रिजरेटर में स्टेबल रहता है। ठीक है, और इसके अलावा सैंपल की रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहता है सीरम ले आएँ, या हेपरनाइज एडीटी या प्लाज्मा ले आएँ, यूरिन ले आएँ। इन तमाम से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपने 7 दिन तक सैंपल सैंपल की बात कर लेते हैं कि सीरम या प्लाज्मा में यूरिक एसिड कितनी देर तक स्टेबल रह सकता है। तो अगर आपने फ्रिज में रखा है तो 1 हफ़्ते तक,
यानी 2 to 8 पे नॉर्मल जो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर का। अगर आपने बाहर रखा हुआ है तो वो तकरीबन राउंड अबाउट यानी 20 to 25 पे रखा हुआ है तो ये 3 दिन तक रहेगा। अगर आप ज़्यादा देर तक उसको महफूज रखना चाहते हैं तो 6 महीने तक करने के लिए आपको -20 पे उसको सेव करना होता है। ठीक है। यूरिन जो है वो अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर दें उसके साथ, तो फिर आप उसको स्टेबल उसमें यूरिक एसिड रख सकते हैं और वो 4 दिनों तक रहता है अगर बाहर पड़ा रहे तो। ठीक है। ये इसकी उसने डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं कि हर एज में इसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है। जब बंदा 0 से लेकर 14 डेज़ के बीच में होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो इस तरह 2.8 से 12.7 तक होती है मिलीग्राम में, मिली मोल में भी उसने लिखी हुई है। तो ये आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको याद रख सकते हैं। ओके। 24 आवर यूरिन में नॉर्मल वैल्यू 250 से 750 मिलीग्राम होती है 24 आवर यूरिन में यूरिक एसिड की। ठीक है। और इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि यूरिक एसिड एक वेस्ट है तो यूरिन में उसने आना ही आना है। अच्छा, उसके बाद इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है कि इसमें जो वैल्यू आती है उसको आप 0.059 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलीमोल पर लीटर में मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसकी लिनियरिटी है कि लिनियरिटी मैक्सिमम ये जो यूरिक एसिड है मशीन वो 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक फाइंड करके दे सकती है। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू आती है तो आपको उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा जैसे आप बिलीरुबिन के साथ करते हैं। और जितनी आप उसकी डाइल्यूट करते हैं उसी हिसाब के डाइल्यूशन फैक्टर से आप उसको मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट दे सकते हैं। अब जो बच्चे सवाल पूछते हैं कि टेस्ट करना कैसे है, ठीक है, तो वो आप इस यहाँ से देखें। ठीक है। वेवलेंथ उसने दे दी 510 नैनोमीटर। एंड पॉइंट मेथड है यानी आप इसमें इंक्यूबेशन देंगे। अगर 37 पे देंगे तो 5 मिनट और अगर आपके पास इंक्यूबेटर नहीं है बाहर रखना है तो 10 मिनट। उसके बाद आप देखें कि इसमें एक ही रिएजेंट है R1। आप सब कुछ छोड़ें, देखें सिर्फ सैंपल ट्यूब की तरफ। सैंपल ट्यूब आपको बता रहा है टेस्ट कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहले कहता है सैंपल ट्यूब के सामने R1। आपके पास जो रिएजेंट होगा ना R1 वो आपने लेना है और वो आपने लेना है 1 ml यानी 1000 माइक्रोलीटर। उसको लेके आप रख दें इनक्यूबेटर में ताकि वो थोड़ा सा जो है ना वो चूँकि निकाला होगा फ्रिज से तो वो ठंडा होगा तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद आपने डिस्टिल वाटर या स्टैंडर्ड की आपको ज़रूरत नहीं जब आपने टेस्ट लगाना है। सिर्फ आपने जब टेस्ट लगाना है तब आपको सिर्फ रिएजेंट और सैंपल चाहिए। तो रिएजेंट आपने ले लिया 1 ml और सैंपल आपने कितना ले लिया 25 माइक्रोलीटर। इनको मिक्स करने के बाद आपने 37 पे 5 मिनट इंक्यूबेशन देनी है और देन मशीन में आपने उसको पिला देना है। ये है सैंपल का तरीका। लेकिन सबसे पहले हम वाटर ब्लैंक देते हैं। वाटर ब्लैंक देते हैं जिससे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आपके पास अगर उसमें पहले से जो है वो डर्ट वगैरह है वो भी निकल जाएगी और वो क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा सैंपल सैंपल के लिए मशीन। और उसके बाद दूसरे स्टेप में हम स्टैंडर्ड लगाते हैं। स्टैंडर्ड की वैल्यू फ़िक्स होती है और अगर जो है वो आपके पास वैल्यू जो है आप कंट्रोल्स लगाते हैं और आउट हों तो आप स्टैंडर्ड्स को लगा के या बेसिकली कैलिब्रेटर इसमें होता है, हम कैलिब्रेटर से उसको कैलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिटरेचर पढ़ना आपको सिखा रहा था यूरिक एसिड का। तो अब आप स्टैंडर्ड लगाना है तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड में आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज़ करना है और सीरम की जगह पे जहाँ पे सीरम डालना है ना उसकी जगह आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल देना है। छोटी सी वाइल होती है उसमें स्टैंडर्ड होता है और उसकी वैल्यू फ़िक्स होती है। तो जहाँ पे आपने जैसे 1 ml रिएजेंट ले लिया आपने स्टैंडर्ड लगाने के लिए और उसमें 25 माइक्रोलीटर आपने सैंपल की जगह क्या डाल दिया स्टैंडर्ड में से निकाल के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल दिया। इसको भी उसी तरीके से 5 मिनट 37 पे इंक्यूबेशन देने के बाद रीड करवा देंगे। अब जो स्टैंडर्ड के ऊपर वैल्यू लिखी होगी जितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर का स्टैंडर्ड होगा उतना ही आना चाहिए। इससे आपकी एक्यूरेसी का आइडिया लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये टेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि यूरिक एसिड का टेस्ट आर-कैम कंपनी के मुताबिक हम कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हम लोग इसमें कैलिब्रेशन कर चुके हैं तो हम आपको जो है वो डायरेक्ट ब्लैंक और ब्लैंक पे लाने के बाद जो इसमें हम टेस्ट लगाते हैं वो करके दिखाएंगे। डिफरेंट किस्म के बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र होते हैं। हम एक सिंपल और जनरल बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है
इसको लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सवाल आपके ज़हन में है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इसमें एक और चीज़ मुझे याद आई कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब आप एनालाइज़र के ऊपर जाएँगे तो वहाँ पे आपको फ़ीड करनी होंगी। मोस्टली हम लोग जब नया इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तब इन चीज़ों को फ़ीड करते हैं, ओके? या जब भी कभी रिएजेंट की कंपनी चेंज होती है तो हम इसको फ़ीड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जब मैं इंस्ट्रूमेंट ऑन करूँगा तब आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में कि इसको कैसे फ़ीड करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।